नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे लोकप्रिय कथाकार पुष्पा सक्सेना जी की कहानी प्रश्न चिन्ह। तो आइए सुनते हैं कहानी। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? पीछे से आई आवाज पर सालू ने मुड़कर देखा। सिटी लाइब्रेरी में ऊपर के शेल्फ से एक किताब निकालने के उसके असफल प्रयास को देखकर उस युवक ने मदद करनी चाहिए थी। ओह श्योर, वह किताब ऊपर रखी है। आज यहाँ स्टूल भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपकी किताब तक आसानी से पहुँच जाऊँगा। कभी मेरी हाइट भी काम दे जाती है। युवक ने परिहास किया। थैंक्स, आज इस बुक से ज़रूरी नोट्स लेने हैं। आप हिंदी की कहानियाँ पढ़ती हैं? मैंने एक आध बार पढ़ने की कोशिश की पर झेल नहीं पाया। शालू को किताब देते युवक ने किताब के टाइटल पर दृष्टि डाली थी। जी हाँ, मैं हिंदी कहानियाँ सिर्फ पढ़ती ही नहीं, खुद लिखती भी हूँ। आपने शायद किसी अच्छे लेखक की किताब नहीं पढ़ी होगी, अन्यथा हिंदी साहित्य बहुत समृद्ध है। शायद आवाज़ में थोड़ा सा गर्व छलक आया। वाह, यह तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे आप किस नाम से लिखती हैं? नाम तो मेरा शालिनी है, पर सब शालू कहकर पुकारते हैं। बस उसी नाम से लिखती हूँ। क्या आपकी किताबें इस लाइब्रेरी में भी हैं? लगता है आप कहीं पढ़ाती हैं। अभी तो मैं हिंदी में रिसर्च वर्क कर रही हूँ। रिसर्च पूरी हो जाने के बाद कहीं लेक्चररशिप ट्राई करूँगी। वैसे इस लाइब्रेरी में भी मेरी 4-5 किताबें ज़रूर हैं। इस लाइब्रेरी में आपकी ज़रूरत की सब रेफरेंस बुक्स मिल जाती हैं। वैसे तो हमारे विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में भी बहुत पुस्तकें हैं, पर कभी कभी यहाँ कुछ खास रेफरेंस बुक्स के लिए आना पड़ता है। शायद इसीलिए आपको पहले नहीं देखा। जी हाँ, आज काफ़ी दिनों बाद आई हूँ। क्या आप यहाँ रोज़ आते हैं? दिन भर ऑफिस के बाद शाम को यहाँ आकर कुछ समय बिता लेता हूँ। आपका बहुत समय बातों में वेस्ट हो गया। आज बहुत दिनों बाद इतनी देर किसी से बातें की हैं। शालू के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह अपने स्थान पर जाकर पुस्तक के पृष्ठों में खोसा गया। घर लौटने पर शालू को ध्यान आया, आज जिससे इतनी देर तक बातें की उसका नाम या परिचय भी उसने नहीं लिया। वह कह रहा था वह रोज शाम को उस पुस्तकालय में आता है। अगली बार मिलने पर वह उसका नाम जरूर पूछ लेगी। व्यस्तता के कारण शालू करीब 2 सप्ताह तक सिटी लाइब्रेरी नहीं जा सकी। ज़रूरत पड़ने पर उस दिन वह सिटी लाइब्रेरी गई थी। उसके अपने स्थान पर बैठते ही वह युवक तेजी से आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। शालू के सामने उसकी लिखी 2 किताबें जोर से पटक कर बोला, बकवास, दुनिया को गुमराह करने के लिए लिखती हैं आप। नारी देवी है, गुणों की खान है। इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? सारी कहानियां इसी झूठ को उजागर करती हैं। काश किसी कहानी में आपने स्त्री का असली रूप भी दिखाया होता, तो कहानियां पाठकों को वास्तविक जीवन की तस्वीर प्रतीत होती। माफ कीजिएगा, आपकी कहानियों ने बहुत निराश किया है। मुझे आप जैसे लोगों की राय से कुछ लेना देना नहीं है। स्त्री के बारे में आपके जो भी अनुभव हों, उन्हें आप सब स्त्रियों पर लागू नहीं कर सकते। आपके अनुसार मैं बकवास लिखूं या सार्थक, आपकी इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझे मिस्टर? उत्तेजना से शालू का चेहरा लाल हो गया। एक बात समझ लीजिए, अपने को लेखिका कहने का भ्रम मन से दूर कर लीजिए। यह बस आपका दम है। थैंक्स फॉर योर एडवाइस। मैं क्या हूँ क्या नहीं, आपसे जानने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ लीव मी अलोन। बात खत्म करती शालू अपने कागज समेट उठ गई। नहीं, उस बकवास को सुनने के बाद कोई गंभीर काम कर पाना असंभव ही था। उसे लाइब्रेरी से बाहर जाते देख युवक ने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा, पर शालू तेज कदम बढ़ाती चली गई। उस वक्त शालू को कहीं खुली हवा की सख्त जरूरत थी। घर के रास्ते में पड़ने वाले पार्क की बेंच पर बैठी शालू को उस युवक की बातें मथ रही थी। यह तो स्पष्ट था
उसके जीवन में कुछ ऐसा घटा है जिसने उसे नारी जाति से इतनी नफरत करने को मजबूर कर दिया है। जो भी हो, उसे इस बात का कतई हक नहीं था कि उसके लेखन को बकवास कहकर उसे अपमानित करे। अपने लेखन के लिए शालू कितनी ही बार पुरस्कृत हुई है। उसकी कहानियां चाव से पढ़ी जाती हैं। उसके नाम प्रशंसा के पत्र आते हैं। शालू की सोच में एक स्त्री के बेंच पर आकर बैठने से बाधा पड़ गई। प्रेम में एक नन्हे से बच्चे को साथ लेकर वह स्त्री आई थी। शालू की नजर जैसे ही उस बच्चे पर पड़ी, वह शालू को देखकर हंस दिया। शिशु की भोली सूरत और मीठी मुस्कान ने एक पल को शालू का आक्रोश भुला दिया। प्यार से चुमकारती शालू पूछ बैठी, कहिए मास्टर, क्या नाम है आपका? हमारे पास आएंगे? शालू की फैली बाहों में आने के लिए शिशु मचल उठा। शायद वह प्रेम से बंधी अपनी बेल्ट से मुक्त होना चाहता था। उसे गोद में उठा शालू ने सवाल फिर दोहराया, अब अपना नाम भी बता दीजिए। बड़ा प्यारा बच्चा है, क्या नाम है इसका? शालू ने आया से पूछा। कोई नाम नहीं है, हम इसे मुन्ना राजा पुकारते हैं। क्या इसके माँ बाप ने अभी तक इसका कोई नाम नहीं रखा है? शालू विस्मित थी। बड़ा अभागा है दीदी जी, माँ इस दुनिया से चली गई और कहने को तो इसका बाप है, पर वो इसकी ओर देखता तक नहीं। ये बाप की ओर टुकुर टुकुर ताकता है, पर उस पर कोई असर नहीं होता। न जाने इस नन्हे बच्चे से उसकी क्या दुश्मनी है। इसके पापा ने क्या दूसरी शादी कर ली है? नहीं दीदी जी, घर में तो कोई औरत नहीं है। इस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी हम पर है। जब कुछ चाहिए वह पैसे दे देते हैं, पर कभी एक खिलौना तक लाकर नहीं दिया। हमने इसे जन्म तो नहीं दिया, पर इसका बड़ा मोह है। इस बच्चे को अपना प्यार देकर तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। भगवान तुम्हें इस अच्छाई का फल जरूर देंगे। क्या तुमने इसे इसके जन्म से पाला है? नहीं, पहले इसकी कोई दूसरी आया थी, पर वह काम छोड़ चली गई। पिछले 5 महीनों से हम इसको देखते हैं। बच्चा अब शालू की गोद से उतरने के लिए मचल रहा था। उसे प्यार करके शालू ने बच्चे को आया को दे दिया। मुन्ना राजा को भूख लगी है, अब दूध की बोतल चाहिए। बोतल मुंह से लगते ही शिशु दूध पीने लगा। उस पर प्यार भरी दृष्टि डाल शालू ने घर की राह ली। अब तक उसका आक्रोश काफी हद तक दूर हो गया था। रात में बिस्तर पर लेटी शालू की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उस युवक की अपमानजनक बातें बुला पाना आसान नहीं था। वह अपने को बार बार समझाती, एक लेखक को अपने लेखन की कटु आलोचना सहने को तैयार रहना चाहिए। हर इंसान की अपनी अलग पसंद हो सकती है। पाठक को अपनी प्रतिक्रिया देने का पूर्ण अधिकार हो सकता है। जो भी हो, आलोचना सभ्य तरीके से भी तो की जा सकती है। अगली बार अगर वह मिला और कुछ उल्टा सीधा कहा, तो वह उसे मुंह तोड़ जवाब जरूर देगी। अगली बार उससे मिलने का अवसर करीब 20 दिनों बाद आया था। शालू को एक पुरानी पांडुलिपि से कुछ सामग्री लेनी थी। पांडुलिपि सिर्फ सिटी लाइब्रेरी में ही उपलब्ध थी। अपने स्थान पर जैसे ही शालू पहुंची, वह युवक तेजी से उसके पास पहुंच गया। थैंक्स गॉड, आप आज मिल गईं। उस दिन के बाद से रोज आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। क्यों, क्या आज फिर कोई नई सलाह देनी है? रूखी आवाज में शालू बोली। नहीं, आपसे माफी मांगनी है। उस दिन पता नहीं क्या बकवास कर गया। अपने बर्ताव पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी गलती माफ़ी लायक तो नहीं, पर प्लीज़, आपका बहुत बड़ा दिल है, मुझे माफ़ करेंगी ना? 2 उत्सुक नयन उसके चेहरे पर निबद्ध थे। ओह, तो आप मेरे दिल के बारे में जानते हैं। पर आपको बता दूं, मेरे पास दिल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। मुझे काम करने दीजिए। पहले ही आप मेरा काफ़ी समय बर्बाद कर चुके हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, समझे मिस्टर? अमन, जी हाँ, मेरा नाम अमन है। यहाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मुझे आपके नाम या प्रोफेशन से कुछ भी मतलब नहीं है। मुझे काम करने दीजिए, वरना। पर मुझे आपकी मदद चाहिए शालू जी।
मदद, वह भी एक दम्भी और बकवास लेखिका से। यह बात तो सपने में भी नहीं सोची जा सकती। सपने में नहीं, जागती आंखों के साथ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। फायदा आपका ही होगा। कृपया मेरे फायदे की बात भूल जाइए। किसी अनजान से फायदा उठाना तो दूर, बात भी करना मुझे स्वीकार नहीं है। अगर आप लिखती हैं तो नारी के दूसरे रूप से साक्षात्कार करने की हिम्मत भी होनी चाहिए, वरना आप स्त्री के उस दूसरे रूप के सत्य से अपरिचित रहकर कल्पना के संसार में ही विचरण करती रह जाएंगी। बोलिए, साहस है मेरा सत्य सुनने का, या आप झूठ का ही आश्रय लेती रहेंगी? अगर आपका झूठ मेरे लिए सत्य हो, उस स्थिति को क्या कहेंगे? यही कि आप सत्य को देखने का साहस नहीं रखती, आप डरती हैं। अगर आपकी यह चुनौती है तो मैं आपका सत्य सुनने को तैयार हूँ। शुक्रिया, पर इसके लिए आपको समय देना होगा। कल इंडिया कैफे में सुबह 11 बजे मिलते हैं। आएंगी वहाँ? मैं समय पर पहुँच जाऊंगी। उम्मीद है आप भी समय पर पहुँचेंगे। मुझे इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता। इंडिया कैफे में प्रवेश करती शालू को देख अमन अपनी जगह से उठकर उसके स्वागत के लिए जा पहुंचा। आप आ गईं। मुझे डर था कहीं आप ना आई तो मेरी प्रतीक्षा व्यर्थ ही जाएगी। थैंक्स फॉर कमिंग। आइए हम उधर बैठते हैं। कैफे के एक एकांत कोने की ओर अमन के साथ जाकर शालू अपनी चेयर पर बैठ गई। हाँ, अब आपको जो कहना है जल्दी कह डालिए, मेरे पास बहुत कम वक्त है। जिस बात ने महीनों से मेरी नींदें उड़ा दी हैं, उसके लिए थोड़ा सा समय तो देंगी शालू जी? कोशिश करूंगा आपका कीमती समय नष्ट ना करूं। एक लंबी सांस लेकर अमन ने कहना शुरू किया। उसे मैंने अपने मित्र की शादी में देखा था। उसकी सुंदरता और शोक अदाओं पर मैं मर मिटा था। मित्र के कान में अपनी पसंद बताकर रेखा के साथ अपनी शादी के लिए मित्र से मदद करने का अनुरोध किया था। मुझे अपनी बढ़िया नौकरी और शानदार पर्सनैलिटी पर विश्वास था। कोई भी लड़की मुझे नापसंद करेगी, यह सोच भी नहीं सकता था। मेरा विश्वास गलत भी नहीं था। 1 महीने बाद रेखा मेरी पत्नी बनकर आ गई। मेरा स्वप्न साकार हो गया था। पहली रात रेखा से पूछा था, सच कहना, तुम्हें मेरी कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, जिसकी वजह से तुम शादी के लिए तैयार हो गई? तुम्हारी ऊंची नौकरी ने फैसला करने में देर नहीं होने दी। रेखा शैतानी से हंस दी। और मेरे बारे में क्या ख्याल है जनाब का? लड़कियां हम पर मरती थीं, कुछ गर्व से मैंने कहा था। सच? कौन थी वो बुद्धू लड़कियां? उसी शोखी से उसने कहा जिस पर मैं फिदा था। एक बुद्धू तो मेरे सामने बैठी है, बाकी अपनी किस्मत को रो रही होंगी। मैंने भी शैतानी से जवाब दिया। बस यही प्रेम कहानी सुनाने के लिए बुलाया था? शालू ने चिढ़कर कहा। कहानी तो तब शुरू हुई जब हमारी जिंदगी में संजय आया। रेखा उसे देखकर खिल गई थी। बताया था वह रेखा का दूर का कोई रिश्तेदार था। संजय बेहद बातूनी और हंसमुख युवक था। उसकी पीडब्ल्यूडी में नई नौकरी लगी थी। रेखा के आग्रह पर वह शाम का खाना हमारे साथ ही खाता। मेरी बंद कार के मुकाबले में रेखा को संजय की खुली जीप में जाना ज़्यादा अच्छा लगता। अब ऑफिस से देर से घर पहुंचने पर रेखा की शिकायत नहीं सुननी पड़ती। ऑफिस के काम से मुझे अक्सर शहर से बाहर जाना होता था। मेरे बाहर जाने की बात पर रेखा को परेशान देखकर संजय समझाता, परेशान क्यों होती हो, मैं तुम्हारे घर पहरा दूंगा। मजाल है कोई मच्छर भी बिना इजाजत के घर के अंदर आ जाए। उसकी ऐसी बातें रेखा का भय और गुस्सा मिनटों में दूर कर देती। मुझे भी संजय की कंपनी अच्छी लगती। हम तीनों खुश थे। संजय और रेखा दोनों बचपन से साथ खेलकर बड़े हुए थे। उनके पास बातें करने को ढेर सी बातें होती। रेखा के व्यवहार से मुझे कोई शिकायत नहीं थी। उस पर संदेह का तो सवाल ही नहीं था। अपने प्यार पर पूरा विश्वास जो था। इस बीच हमारे घर एक नन्हे से बच्चे ने आकर हमारी खुशियों में 4 चांद लगा दिए। नन्हे बाबा की देख रेख के लिए एक आया रखने का सुझाव संजय ने दिया था।
रेखा पर काम का भार न बढ़े, इसलिए मैंने भी उसकी बात मान ली। संजय बच्चे को बहुत प्यार करता था। उसके लिए खिलौने लाना जैसे उसका फर्ज बन गया था। उसे गोद में उठाकर कहता, रेखा, इस बच्चे को मैं ले जाऊंगा। देख, यह मेरे जैसा है। हंसने पर इसके गालों पर मेरी तरह ही डिंपल पड़ते हैं। एक बार मैंने कहा था, रेखा, इसे बच्चों से इतना प्यार है, तुम कोई लड़की ढूंढकर इसकी शादी जल्दी करा दो। अपना बच्चा हो जाने पर दूसरों का बच्चा तो नहीं ले जाएगा। क्यों संजय, तुम्हारे लिए लड़की खोजी जाए? मैंने मजाक किया, पर मेरे मजाक पर संजय और रेखा दोनों ही मौन रह गए। उस बार ऑफिस से लंबे समय के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा था। रेखा और बेबी को छोड़ते मन उदास था, पर संजय के होने से चिंता कम थी। शहर से बाहर ही फोन से वह स्तब्ध कर देने वाली खबर मिली थी। रेखा और संजय की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मुझे नहीं पता कैसे घर वापस पहुंचा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने जो बताया उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। दोनों नशे में चूर शहर से दूर किसी रिसोर्ट से वापस लौट रहे थे। सामने से आ रही ट्रक से सीधी टक्कर ने दोनों की जीवन लीला उसी पल समाप्त कर दी। रेखा को कभी नशा करते नहीं देखा था। संजय और मैं कभी मजाक में उससे आग्रह भी करते तो वह नाराज हो जाती। मेरी स्थिति पागलों जैसी हो गई थी। उस पर आया ने जो जानकारी दी, उसने मुझे जीते जी मार दिया। अमन चुप हो गया, चेहरे का रंग बदल गया था। आया ने क्या जानकारी दी अमन जी? शालू ने जानना चाहा। उसने बताया, जब भी मैं शहर से बाहर जाता था, रेखा बच्चे को आया को सौंप दोनों मेरे बेडरूम में मेरा बिस्तर शेयर करते थे। एक बार बच्चे के रोने पर आया रेखा को जगाने गई तो उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देखकर वापस लौट गई। मुझे कुछ भी ना बताने के लिए संजय ने उसे धमकाया था। उसे पैसे दिए थे। दोनों की मौत के बाद वह काम छोड़ गई। पागलों जैसी स्थिति में मैंने रेखा का क्रियाकर्म किया था। संजय के घर का पता जानने के लिए मुझे उसके घर जाना पड़ा था। उसके बेडरूम में पहले कभी नहीं गया था। कमरे में रेखा की तस्वीरें थीं। कुछ तस्वीरों में वे दोनों विभिन्न पोजों में साथ मुस्कुराते जैसे मुझे मुंह चिढ़ा रहे थे। कमरे की टेबल पर उसकी माँ के 2-3 खत रखे थे। एक खुले खत पर निगाह अटक गई। उसकी माँ ने लिखा था, संजू बेटे, अपनी बीमार माँ पर दया कर। क्यों उस मतलबी रेखा के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? अरे, उसे तुझसे नहीं, पैसों से प्यार था। अमन की भारी तनख्वाह के लालच में उससे शादी कर ली। अब वह तुझे बेवकूफ बना रही है। मेरा कहना मान, एक अच्छी लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी संवार ले। तू जानता है मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। तेरा घर बसा देखकर चैन से मर सकूंगी। जो रेखा अपने पति से बेवफाई कर रही है, तुझे क्या देगी? अपनी माँ का कहना मान ले बेटा। मेरा रोम रोम उस धोखेबाज रेखा को कोसता है। कैसे तुझे उसके माया जाल से छुड़ा सकूंगी? भगवान का ही आसरा है, तुझे सद्बुद्धि दे। अभागिन माँ। इसमें नया क्या है? क्या आपने पति पत्नी और तीसरे के बारे में कभी नहीं सुना? जो होना था वो हो गया। आपके सामने भविष्य है। नई जिंदगी के लिए अपने को तैयार कीजिए। मुझे अब जाना होगा। शालू बोल पड़ी। बात यहीं खत्म नहीं होती शालू जी। रेखा अपने पीछे एक ऐसा प्रश्न चिन्ह छोड़ गई है जिसकी वजह से मेरा चैन चला गया है। हर समय वह प्रश्न चिन्ह मुझे कोंचता रहता है। कैसा प्रश्न चिन्ह अमन जी? शालू विस्मित थी। वो बच्चा मेरे लिए एक प्रश्न चिन्ह बन गया है। किसका है वो बच्चा? संजय का या मेरा? उसके गालों के डिंपल जो कभी मुझे बेहद प्यारे थे, अब संजय की याद दिला जाते हैं। उसके गालों पर भी डिंपल पड़ते थे। आप इतने पढ़े लिखे हैं, बड़ी आसान सी बात है। डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करा लेते? सच्चाई पता लग जाएगी। मैंने भी यही सोचा था, पर अगर वह मेरा बच्चा नहीं निकला तो वह आघात मैं सह नहीं सकूंगा।
जिंदगी भर के लिए संजय मेरी आंखों के सामने जीता रहेगा। कभी मैंने उस बच्चे को जान से भी ज्यादा प्यार किया था। अब उसकी सूरत भी देखना गवारा नहीं है। रुकिए, शायद मैं उस मासूम से मिल चुकी हूँ। एक दिन पार्क में एक आया ने यही बात बताई थी कि उस मासूम का बाप उसकी ओर निगाह भी नहीं डालता। अगर वो बच्चा आपका था तो मुझे आपसे और कोई बात नहीं करनी है। अपनी बात खत्म करती शालू ने उठने का उपक्रम किया ही था कि अमन का मोबाइल बज उठा। क्या हुआ? कैसे गिर गया? तुम उसे पास के अस्पताल में ले जाओ, मैं अभी बिजी हूँ। फोन पर किसी ने जो खबर दी थी उसके जवाब में अमन ने रुखाई से सलाह दे डाली। क्या हुआ? कौन गिर गया? शालू का पूछना स्वाभाविक था। आया कह रही है बच्चा पलंग से गिर गया है, सिर से खून बह रहा है, मुझे बुला रही थी। कमाल है, आपको कतई परवाह ही नहीं है। सिर की चोट खतरनाक हो सकती है। बिना किसी आधार के कोई किसी मासूम से कैसे इतनी नफरत कर सकता है? चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। आप मेरी मनः स्थिति नहीं समझ पा रही हैं। मुझे कुछ नहीं समझना है। इस वक्त उस बच्चे को आपकी ज़रूरत है। आया क्या समझ पाएगी? जल्दी कीजिए। अमन के साथ कार में बैठी शालू की आंखों के सामने पार्क में देखे हुए बच्चे की छवि उभर रही थी। क्या यह वही बच्चा है जिसके बारे में अमन बात कर रहा था? हॉस्पिटल पहुंचने पर जैसा शालू ने सोचा था वह सच निकला। पार्क वाले बच्चे को गोद में लिए आया अपने बुलाए जाने की बारी की प्रतीक्षा कर रही थी। बच्चे के सिर पर एक मैला सा कपड़ा बंधा हुआ था। बच्चे को आया की गोद से लेकर शालू सीधे डॉक्टर के केबिन में घुस गई। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, इस बच्चे के सिर में चोट लगी है, बहुत खून बह गया है। अभी एग्जामिन न करने पर इसकी हालत सीरियस हो सकती है। प्लीज़ इसे देख लीजिए। शालू की आवाज़ में भय था। डॉक्टर ने बच्चे को एग्जामिन करने के बाद नर्स को उसकी मरहम पट्टी के निर्देश देकर कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, एक इंजेक्शन दे दिया है, कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, ठीक समय पर देती रहिएगा। थैंक यू डॉक्टर, मैं अपनी बारी के बिना आपके पास चली गई थी, माफ़ कीजिएगा। कोई बात नहीं, आप माँ हैं। बच्चे की चोट देखकर घबरा जाना स्वाभाविक ही है। नहीं, मैं इसकी माँ नहीं हूँ डॉक्टर, यह तो मेरा फर्ज था। लगता है आप कोई समाज सेविका हैं, अच्छी बात है। कहकर डॉक्टर चले गए। हॉस्पिटल से बाहर आकर अमन ने कार की पिछली सीट पर आया और बच्चे को बैठने का संकेत देकर शालू के लिए आगे का डोर खोलकर कहा, आइए आपको आपके घर छोड़ दूं। पहले ही आपका काफ़ी समय ले चुका था, उस पर इस बच्चे ने और वक्त बर्बाद कर दिया। ना ये इस दुनिया में आता, ना कोई दुख होता। एक्सक्यूज़ मी, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? क्या आपके पास दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है? इतने प्यारे बच्चे से कोई कैसे नफरत कर सकता है? अगर इससे इतनी ही नफरत है तो इसे किसी अनाथालय में क्यों नहीं दे देते? वैसे भी तो यह अनाथ की तरह ही जी रहा है। अगर आप मेरी जगह होती तब आप मेरी तकलीफ समझ पाती। सोचिए, अगर आपने किसी को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया पर उसने आपके साथ ऐसा ही विश्वासघात किया होता तो? मेरा मतलब, अगर आपको पता चलता उस इंसान का किसी और स्त्री से कोई नाजायज बच्चा है तो भी क्या आप इतनी ही सामान्य रह पाती? नहीं शालू जी, नहीं। बात करना बहुत आसान होता है, पर क्या अमन जी, आप इस दुनिया में कोई अनोखे इंसान नहीं हैं। इससे भी बड़ी ट्रेजेडीज झेलकर भी लोग सामान्य जीवन जी लेते हैं। आपको क्या पता मैंने क्या झेला है। अचानक अपनी बात कहती शालू रुक गई। क्या झेला है आपने? क्या हुआ? आप बात कहती कहती क्यों रुक गई? अमन विस्मित था। कुछ नहीं, मैं अपने वर्तमान में अतीत का जहर नहीं घोलना चाहती। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। रुकिए, मैं आपको कार से पहुँचा दूँगा। जी नहीं, इस समय इस नन्हे मुन्ने का जल्दी घर पहुँचना ज़रूरी है। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा।
आपकी हृदयहीनता से मुझे दुख हुआ है। अमन की प्रतिक्रिया नकार शालू तेज कदमों से चली गई। आवाक अमन कार स्टार्ट कर शालू को जाता देखता रह गया। अगले 5-7 दिनों तक शालू उस पार्क में इस उम्मीद से जाती रही कि शायद वह आया बच्चे को लेकर पार्क आएगी। वह सोचती, बिन माँ का बच्चा पिता की नफरत के साथ कैसे जिएगा। न जाने उसका क्या हाल हो, कहीं चोट की तकलीफ बढ़ न गई हो। अंततः उसने सिटी लाइब्रेरी जाने का निर्णय ले लिया। लाइब्रेरी में पहुंची शालू का जैसे अमन इंतजार ही कर रहा था। शालू के सामने वाली कुर्सी पर बैठकर कहा, इस हृदयहीन का भी दिल है, यह बात अब जान गया हूँ। आपने क्या झेला, जानने के लिए यह दिल बेचैन है। अगर आपके पास दिल है तो उस नन्हे बच्चे को अपना लीजिए। आपने जिस रेखा से इतना प्यार किया था, यह बच्चा उसी की अमानत है। आपके मन में उस मासूम को लेकर जो सवाल हैं, उन्हें भुला दीजिए। किसी अपने से त्यागे जाने की तकलीफ आप नहीं समझ सकते हैं। यह दुख मैंने और मेरी माँ ने झेला है। शालू गंभीर थी। देखिए शालू, अपने मन की बात किसी के साथ शेयर कर लेने से तकलीफ कम हो जाती है। आपसे अपना सच बताने के बाद उस रात पहली बार चैन से सो सका था। प्लीज़ बताइए ना। जब मैं 5 वर्ष की थी, मुझे और मेरी माँ को छोड़कर मेरे पिता किसी और स्त्री के साथ विदेश जा बसे। कभी भूलकर भी हमारी याद नहीं की। पिता की धुंधली यादें आज भी मुझे बेचैन कर जाती हैं। माँ ने बहुत कष्ट उठाकर मुझे बड़ा किया है। युवा माँ पर लोगों की लोलुप नज़रें, समाज की अवहेलना हमने सही है। अब माँ कैंसर से लड़ रही हैं। मैं उनकी आशा की केंद्र बिंदु हूँ। बात खत्म करती शालू की आंखें भर आईं। तुम ठीक कहती हो शालू। जीवन में आई दुखद स्थितियों का हिम्मत से सामना करने वाला इंसान ही असली इंसान है। तुम्हारी दुखद कहानी ने मेरा दृष्टिकोण ही बदल दिया है। मैं कोशिश करूँगा उस बच्चे को प्रश्न चिन्ह न मान अपना प्रतीक मानने का प्रयास करूँगा। सच? अगर ऐसा है तो हम उसका नाम प्रतीक क्यों न रख लें? शालू उत्साहित हो उठी। हाँ, यह तो बहुत सुंदर नाम है शालू। आज से वह हमारा प्रतीक ही है। थैंक्स अमन जी, मैं बहुत खुश हूँ। जो मैंने खो दिया, उस क्षति की पूर्ति प्रतीक के माध्यम से कर सकी। क्या मैं आपकी माँ से मिल सकता हूँ शालू? माँ आपसे मिलकर खुश होंगी, पर उनकी ये खुशी तब दुगनी हो जाएगी जब आप प्रतीक के साथ आएंगे। उस स्थिति में आपको मेरी सहायता करनी होगी। मैं प्रतीक को ज़रूर लाऊंगा, पर उसे संभालना आपको होगा। मैं उसका रोना सुनकर ही घबरा जाता हूँ। आप निश्चिंत रहें, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, शालू ने मुस्कुरा कर कहा। दूसरे दिन अमन प्रतीक के साथ शालू के घर पहुँच गया था। नए कपड़ों में प्रतीक बहुत प्यारा लग रहा था। माँ के चरण स्पर्श करके अमन ने कहा, मुझे अपना बेटा ही समझिए, मेरी माँ नहीं है। अगर आपका प्यार पा सका तो मेरे जीवन का बहुत बड़ा अभाव पूरा हो सकेगा। ज़रूर, मुझे खुशी होगी। तुम्हारे साथ इस नन्हे बच्चे के आने से घर का सूनापन मिट जाएगा। माँ की गोद में जाते ही प्रतीक हंस पड़ा। बड़ा स्मार्ट है, जानता है माँ के पास इसके लिए खूब समय है। क्यों माँ, इसे देखकर तुम्हारी आधी बीमारी तो भाग ही जाएगी, शालू ने परिहास किया। आधी क्यों, हम दोनों मिलकर माँ को पूरी तरह से ठीक कर लेंगे। ठीक कहा ना प्रतीक? अमन ने प्रतीक को देखकर प्यार से कहा। वो दिन बहुत अच्छा बीता। अमन के जाने के बाद माँ ने लंबी सांस लेकर कहा, आज तेरे पिता होते तो तेरी भी शादी हो गई होती। तेरी गोद में भी ऐसा ही बच्चा होता शालू। माँ, तुम फिर वही बातें दोहराने लगी। मुझे शादी नहीं करनी है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उस दिन के बाद से अमन प्रतीक के साथ अक्सर शालू के घर आने लगा। माँ को अस्पताल ले जाने के लिए वह जिद करके उन्हें अपनी कार से ले जाता। माँ कहती, वह उनकी आदत बिगाड़ रहा है,
पर अमन कहता, अगर वह उसे अपना बेटा मानती हैं तो उसे अपना फर्ज पूरा करने दें। शालू को अपनी थीसिस सबमिट करनी थी। अमन ने माँ के पूरे दायित्व तो अपने ऊपर लेकर शालू को अपना काम पूरा करने की सलाह दी थी। जिस दिन शालू ने अपनी थीसिस जमा की, अमन उसे रेस्टोरेंट ले गया था। प्रतीक अपनी आया के साथ माँ के पास था। रेस्टोरेंट के एकांत केबिन में अमन ने कहा, याद है एक दिन तुमने कहा था हम बच्चे का नाम प्रतीक क्यों न रख लें? हाँ, वो क्या भूलने की बात है? इस बात को याद दिलाकर आप क्या कहना चाहते हैं? उस दिन तुमने अपने को प्रतीक के साथ जोड़ा था शालू। क्या हम दोनों एक नहीं हो सकते? नहीं, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे जो ठीक लगा था वही कहा था। अगर मैं जानती कि आप मेरी मित्रता को इस रूप में ले रहे हैं तो मैं आपसे कभी न मिलती। अच्छा हो अब भविष्य में हम कभी न मिलें। शालू खाना छोड़कर उठ गई। अमन पुकारता ही रह गया, पर वह तेज कदमों से रेस्टोरेंट के बाहर चली गई। अगले कुछ दिनों तक अमन घर नहीं आया। माँ उसकी जब भी याद करती, शालू झुंझला उठती। यह मत भूलो वह तुम्हारा बेटा नहीं है माँ, उसे भी कुछ जरूरी काम हो सकते हैं। सच तो यह था, अमन और प्रतीक के न आने से घर में सन्नाटा पसर गया था। उन दोनों के आने से वर्षों से मौन पड़ा घर चहक उठा था। प्रतीक तो जैसे एक सजीव खिलौना बन गया था। माँ और शालू की गोद वह खूब पहचानने लगा था। माँ की गोद से उतारने पर वह रो पड़ता था। खुद शालू का मन उदास था, पर वह यह बात मानने को तैयार नहीं थी कि अमन और प्रतीक उसकी कमजोरी बन चुके हैं। चाह कर भी अमन के रेस्टोरेंट में कहे गए शब्द भुला नहीं पाती। अचानक एक दिन प्रतीक की आया मार्केट में मिल गई। शालू को जैसे कोई अपना मिल गया। प्रतीक बाबा कैसा है? चाह कर भी शालू अमन का नाम नहीं ले सकी। प्रतीक बाबा अस्पताल में हैं। साहब ने छुट्टी ले रखी है। घर में और कोई देखने वाला भी तो नहीं है। हम बाबा के लिए फल खरीदने आए हैं। प्रतीक किस अस्पताल में है? शालू बेचैन हो उठी। उसी अस्पताल में जहां आप गई थी। शालू ने और कुछ जानने की प्रतीक्षा नहीं की, तुरंत अस्पताल जा पहुंची। अस्पताल की बेड पर नन्हा प्रतीक मुरझाया सा पड़ा था। शालू को देखते ही उसका पीला पड़ा चेहरा चमक उठा। प्यार से उसे गोद में उठाती शालू की आंखें भर आईं। कितना निरीह सा लग रहा था प्रतीक। हाथ में दवाइयां लाता अमन प्रतीक को शालू की गोद में देख चौंक गया। आप यहाँ? इससे ज्यादा अमन कुछ और नहीं पूछ सका। प्रतीक इतना बीमार था और आपने हमें खबर करने की भी जरूरत नहीं समझी। आपको न सही, इस मासूम को तो हमारी जरूरत है। माँ को पता लगेगा तो आपको कभी माफ नहीं करेंगी। शालू का कंठ अवरुद्ध हो गया। किसने कहा मुझे आपकी जरूरत महसूस नहीं हुई? जिस दिन से प्रतीक हॉस्पिटलाइज हुआ, बस आपको याद करता रहा, पर आपने कभी न मिलने की शर्त लगाकर पांव रोक दिए। गुस्से में कही बात को क्या बच्चे के नाम पर भी नहीं बुलाया जा सकता? आप सचमुच हृदयहीन हैं। मानता हूं गलती हो गई। अब इस नाचीज को माफी मिल सकेगी? अमन के परेशान चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बाद तो प्रतीक शालू का दायित्व तो बन गया। अमन को ऑफिस जाने को कह शालू प्रतीक के पास रहती। माँ भी दिन में एक बार आकर देख जाती। शालू के साथ प्रतीक का मुरझाया चेहरा खिल उठा। जल्दी ही उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। वापस लौटा प्रतीक शालू की गोद से उतरने को तैयार नहीं था। अमन के गोद लेने के प्रयास पर वह शालू से चिपट जोर से रो पड़ा। अब इसे तुम ही संभालो शालू। मुझे भले ही ना अपनाओ, पर प्लीज इस मासूम की माँ बन जाओ शालू। वाह, यह तो उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ने वाली बात हो गई। क्या मुझे मूर्ख समझा है? शायद तुम नहीं जानती, माँ तुम्हारे लिए मुझे स्वीकार कर चुकी हैं। उन्हें अपनी जिद्दी लड़की के लिए मुझे जैसा सीधा साधा वर ही चाहिए था। अमन के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। अच्छा,
तो यह तुम्हारी और माँ की मिली भगत है। याद रखो, अगर मैं तुम्हें स्वीकार करूंगी तो सिर्फ इस प्रतीक के लिए, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। न जाने कब फिर इसे प्रतीक से प्रश्न चिन्ह बना दो। प्यार से प्रतीक के गाल चूमती शालू को अमन मुग्ध निहारता रह गया। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।